मानव जनन अंग, मानव जनन अंग, मानव जनन अंग यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का जी? आज का टॉपिक है मानव जनन अंग, या इसी को कहा जाता है मानव प्रजनन अंग। दोनों एक ही चीज है। मानव जनन अंग और मानव प्रजनन अंग दोनों को इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है कि हमारे शरीर में, नर एवं मादा दोनों के शरीर में जनन की क्रिया करने के लिए अंग मौजूद होते हैं, जिस अंग के द्वारा मानव जनन की क्रिया करता है ना, उस अंग को क्या कहते हैं? मानव जनन अंग कहते हैं। यानी हम लोग बोलेंगे कि जिस अंग के द्वारा मानव जनन की क्रिया करता है, मानव जनन की क्रिया करता है, जनन की क्रिया करता है, वह क्या कहलाता है जी? वह अंग मानव जनन अंग कहलाता है, मानव जनन अंग कहलाता है। चलिए, जिस अंग के द्वारा मानव जनन की क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं? मानव जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है। मानव जनन अंग को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग को कहते हैं मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। इसको बोला जाता है इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या बोला जाता है इसको? हाँ, मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इधर बोला जाता है नर जनन अंग, नर जनन अंग। इसका मतलब होता है इंग्लिश मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये दो प्रकार के ऑर्गन्स जो है वह हमारे मानव शरीर में मौजूद होता है। ये अंग किसके पास है? मादा के पास है, और ये अंग किसके पास है? नर के पास है। और यही दोनों जनन अंग मिल करके कहाँ? देखिए, मादा जनन अंग जो है, और ये दोनों को अलग अलग हम लोग करके पढ़ेंगे, दोनों को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि दोनों अंग में भिन्नता है ना। मादा जनन अंग में और नर जनन अंग में भिन्नता और समानता दोनों पाया जाता है। तो नर, यहाँ पर हम क्लियर कर दिए कि जिस अंग के द्वारा मानव जनन की क्रिया करता है वह अंग क्या कहलाता है? अब मानव जनन अंग में मादा जिस अंग का प्रयोग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग बोलते हैं। चलिए, अब मादा जनन अंग हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ ये मादा जनन अंग, मादा जनन अंग, गप नहीं,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे कि क्या है। देखिए, प्रत्येक मादा में, है ना, प्रत्येक मादा में जो है जनन की क्रिया करने के लिए एक अंग तंत्र विकसित है। उस अंग तंत्र को हम लोग मादा जनन अंग बोलते हैं। देखिए, इसका हम सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। ये मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग में ये जो है आपका गर्भाशय है। इसी गर्भ में बच्चा पलता है जी। इसमें क्या होता है? बच्चा पलता है इसी गर्भ में। इसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? गर्भाशय। देखिएगा यहाँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पाइप दिख रहा है, इसको हम लोग हिंदी में अंडवाहिनी बोलते हैं। अंडवाहिनी, इसका इंग्लिश नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। और ये जो है क्या है? ये कहलाता है गर्भाशय। क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। इस गर्भाशय में क्या होता है जी? बच्चा पलता है। इसको यूटेरस कहते हैं इंग्लिश में। यूटेरस क्या कहा जाता है? यूटेरस कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक मादा में ये फैलोपियन नलिका होता है, अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं, और दो क्या होता है? गर्भाशय होता है, जो गर्भ में बच्चा पलता है। और प्रत्येक मादा में जो है 2 अंडाशय होता है। कितना अंडाशय होता है? 2 अंडाशय होता है। और दोनों अंडाशय में 200 अंडे परिपक्व होने की क्षमता होती है। कितने अंडे परिपक्व होने की क्षमता होता है? 200 अंडा, यानी कि 400 अंडे परिपक्व उसके जीवन काल में, मादा के जीवन काल में होता है। अब होता क्या है कि प्रत्येक महीना यहाँ से एक अंडा, प्रत्येक माह में एक अंडे जो है यहाँ से परिपक्व होते हैं। और वह अंडे परिपक्व कैसे होते हैं? तो अंडे परिपक्व होना प्रारंभ कब होता है? जब इसमें जा कर के, ये देखिए, इसको, ये दोनों को क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय बोला जाता है। इसको ओभड़ी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ओभड़ी। क्या बोला जाएगा इसको? ओभड़ी बोला जाता है ना। और उसके बाद जो है ये वैजिना होता है। इसको बोलते हैं योनि। इसको क्या बोलते हैं? योनि। इसको वैजिना बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है इस तरह के बाहर की ओर संरचना बनी होती है। बाहर की ओर क्या रहता है? संरचना बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग बल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको भाग बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बल्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बल्वा। देखिएगा यहाँ पर जो है प्रत्येक माह जो अंडे है वह परिपक्व, यानी आपको कहने का मतलब हो गया कि मादा जनन अंग के सहायक अंग,
मादा जनन अंग, देखिएगा यहाँ, मादा जनन अंग, अंग में कौन कौन से मुख्य भाग हैं? तो पहला है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। दूसरा क्या है जी? दूसरा है गर्भाशय। तीसरा है अंडाशय, और अंडाशय के बाद क्या है? योनि है। ठीक है। अब देखिए एक चीज और क्लियर कर देते हैं आप लोगों को, गप नहीं कीजिए। यहाँ पर जो है देखिए, ये जो इतना दूर जो कहलाता है, ये आंतरिक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? इतना दूर को हम लोग इसको आंतरिक भाग बोलते हैं, आंतरिक भाग। ये आंतरिक भाग कहलाता है, यानी ये शरीर के अंदर रहता है, और इसको इंग्लिश में इंटरनल पार्ट इसको बोलते हैं। और ये जो बाहर की ओर दिख रहा है, ठीक है ना, बाहर की ओर जो दिख रहा है वो जो है वल्वा दिखता है, योनि दिखता है। और देखिए एक चीज और है, यहाँ पर पतला झिल्ली रहता है जिससे यह झका हुआ रहता है। उस झिल्ली को हिंदी में योनि छद, योनि छद कहा जाता है, या कहीं कहीं योनि छिद्र लिखा हुआ रहेगा। इसको इंग्लिश में हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन। ऐसे कहीं कहीं हाइमेन झिल्ली लिखा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? हाइमेन झिल्ली। देखिए ये हाइमेन झिल्ली जो है वह महिलाओं के लिए वह एक माने प्रतीक है, सुरक्षित का प्रतीक है। ये क्या होता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वह साइकिल वगैरह चलाती है, क्रिकेट खेलती हैं, है ना, ज़्यादा फिजिकल वर्क करने के कारण ये झिल्ली क्या होता है कि टूट जाता है। ये झिल्ली क्या होता है? स्वतः टूट जाती है। और एक ऐसी झिल्ली है जो एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं बनता है। एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं बनता है। और यही प्राचीन काल की महिलाओं में, जो प्राचीन काल की महिला थी और जो फिजिकल वर्क नहीं करती थी, खेल कूद नहीं करती थी, साइकिल वगैरह नहीं चलाती थी, उसका जो ये हाइमेन झिल्ली है वह विवाह के बाद पहली बार जब उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता था, समझ गए, उस समय क्या होता था कि यह झिल्ली जो है टूट जाता था। समझ गए ना? उस समय यह झिल्ली स्वतः टूट जाती थी और उसके बाद जो है फिर नहीं बनता था। लेकिन आज प्रत्येक महिला के ये शरीर में यह झिल्ली जो है पहले ही टूट जाता है। तो हम लोग चारों भाग का अलग अलग बात करते हैं। देखिए अलग अलग बात क्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी का। किसका बात करते हैं जी? अंडवाहिनी का। देखिए अंडवाहिनी में होता क्या है कि देखिए अंडवाहिनी यह निषेचन का स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? निषेचन का स्थान माना जाता है कि इसी में अंडे निषेचित होते हैं। अब देखिए ये चीज़ जो है गॉड गिफ्टेड चीज़ है। मनुष्य का तो बनाया हुआ है नहीं कि हम लोग बना दिए हैं, उसको मन से गढ़ करके बना दिए हैं, ऐसा नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड है। और ये गॉड गिफ्टेड जो है देखिएगा यहाँ कि जब मासिक स्राव महिलाओं में शुरू होता है, देखिए यहाँ मासिक स्राव जो है, मासिक स्राव किसको बोलते हैं जी? जानते हैं ना? हाँ, मासिक स्राव को अच्छा से जानते हैं। इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोला जाता है? क्योंकि इसको चक्र भी बोला जाता है। और ये जो है प्रत्येक 28 दिनों के बाद
प्रत्येक 28 दिनों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक 28 दिन के बाद इसकी क्या होता है? पुनरावृत्ति हो जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही मासिक स्राव शुरू हुआ, मासिक स्राव यदि किसी को पहली बार आती है तो उसका न डेट फिक्स है, न टाइम फिक्स है और न जगह फिक्स है, क्योंकि किसी को कोई जानकारी नहीं रहता है कि ये आप लोग जानते हैं कि 11-12 साल में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, लेकिन किसी किसी को ये भी देखा गया है कि 10 साल की अवस्था में भी पीरियड शुरू हो जाता है। समझ गए? तो ये जो है किसी किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन जनरली जो है 11-12 साल में ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और ये पीरियड जो है एक माने गॉड गिफ्टेड है, प्राकृतिक प्रदत्त है, प्राकृतिक द्वारा दिया गया एक सिस्टम है। और इसमें जो है इसमें होता क्या है कि मासिक चक्र के दौरान जैसे ही मासिक चक्र समाप्त होता है, जैसे ही मासिक चक्र 28 दिन पर पुनरावृत्ति न बोले, लेकिन ये चलता है 3 से 5 दिन तक। कितना दिन तक? 3 से 5 दिनों का चलता है। 5 दिन इसको मैक्सिमम माना जाता है। समझ गए ना? और सुन लीजिए, आधुनिक समय में, आज मॉडर्न एज में इसको किसी भी तरह का भेदभाव नहीं समझा जाता है, लेकिन एक समय में इसको भेदभाव समझा जाता था। लोगों को क्या मासिक स्राव का जो पीरियड्स होता है वह 3 से 5 दिनों का होता है। और 3 से 5 दिनों के बाद अब क्या होगा कि फिर से, ये तो मासिक स्राव खत्म हो गया, अब मासिक स्राव समाप्त होने के बाद अंडे परिपक्व होना फिर से प्रारंभ करते हैं। और परिपक्व होकर के और 15 दिन के बाद फिर से अंडा कहाँ आ जाता है? फैलोपियन नलिका में आ जाता है। कहाँ आता है? फैलोपियन नलिका निषेचन के लिए ये स्थान है, यहीं पर निषेचन होता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन नलिका या ऑप्शन में अंडवाहिनी दिया हुआ है। और ऐसा नहीं, एग्जाम में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दिया हुआ रहता है। क्या बोलिए? जैसे कि मासिक स्राव के दौरान जो झिल्ली है वो नहीं, मासिक स्राव ये जो झिल्ली होता है, ये झिल्ली पैक झिल्ली नहीं होता है। ये झिल्ली का नाम होता है जाली जैसा। जैसे आपके घर में चलनी वगैरह रहता है ना, तो जाली रहता है, उसमें पानी डालिएगा तो पानी रुक जाएगा, पानी सब नीचे गिर जाएगा। तो उसी तरह के ये झिल्ली को प्राचीन समय में लोग मानते थे। जानते हैं इसको क्या कहते थे? बुरा मानने की बात नहीं है, इसको कहा जाता था सील कहा जाता था। सील का मतलब होता है कि बाजार से कोई सामान आप लाएं, बात समझ लीजिए, आप मार्केट से सामान कुछ खरीद के लाए हैं और वो यदि पैक उसका नहीं टूटा है, पैके में पैक किया हुआ है, अब घर पर ला के उसको तोड़िएगा तो कहिएगा ना कि ये चीज़ सील है। यानी हम लोग का मीटर लगता है तो उसको मिस्त्री सील करके जाता है कि कोई न खोल के छेड़छाड़ इसमें नहीं करे। तो उसी तरह से पुराने समय में 2 रीजन था। पहला रीजन था कि 12 साल की अवस्था में शादी कर लिया जाता था। देखिए, पहले की बात से आज कंपेयर कीजिएगा तो हर चीज़ में परिवर्तित क्यों हो गया। तो पुराने समय के लोग कहते हैं कि देखिए ना ऐसे चेंजिंग हो गया। अरे चेंजिंग होने का समय वैसा आ गया, इस सिचुएशन आ गया। पहले क्या था कि 12 साल की अवस्था में जब बेटी पहुंचती थी तो घर में गार्जियन को टेंशन बढ़ जाता था। क्या भाई, तो 12 साल की बेटी हो गई। 12 साल से मतलब नहीं था, 12 साल उसको निर्धारित इसलिए किया गया कि 12 वर्ष की अवस्था में मासिक स्राव की शुरुआत होती है। समझ गए? अब मासिक स्राव की जब शुरुआत होने लगी तो लड़कियों में किशोरा अवस्था प्रारंभ हो गया। कौन अवस्था प्रारंभ हुआ? किशोरा अवस्था।
और यह एक ऐसी अवस्था है जी, यह एक ऐसी अवस्था है जो पूरे लाइफ का सबसे खतरनाक अवस्था है। इस अवस्था में गार्जियन का जो बात होता है, माता पिता का बात होता है, गुरुजनों का जो बात होता है, वह बहुत तीखा लगता है, बहुत कड़वा लगता है। समझ गए? अब इस अवस्था में जब किशोरा अवस्था जब प्रारंभ हो गए, तब पहली बार तो आया तो कोई पता नहीं था। यह समझिएगा, पहली बार जब मासिक स्राव हुआ किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन मासिक स्राव जैसे ही 5 दिन में समाप्त हो गया। देखिए, प्राचीन काल में लोग कहते हैं कि जब किसी महिला को मासिक स्राव आ जाती थी तो वह उसको घर में अलग कमरा मिलता था, अलग उसको खाने के लिए बर्तन मिल जाता था, खाना बना कर मिलता था। समझ गए ना? खाना बनाकर मिलता था, कुआं से पानी भराता था, कुआं पर नहीं चढ़ना रहता था। समझ गए ना? कुआं पर चढ़ने के लिए नहीं रहता था। कुछ लोगों का कहना है कि नदी के किनारे टेम्पोररी घर बना दिया जाता था और महिलाएं वहीं पर रहती थी और वहीं 5 दिनों तक रहना रहता था। 5 दिन के बाद जो है पूजा पाठ करके और तब घर पर आना है। आज भी हमारे समाज में ऐसी बात है। और उसमें ऐसा चीज़ होता है कि महिलाओं के प्रत्येक अंग से 5 दिनों तक तेजाब निकलता है, एसिड निकलता है। वो एसिड इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि यदि महिला यदि भरा हुआ बुआम में से यदि एक अचार को निकाल लेती है गलती से भी हाथ से टच करके, तो पूरे अचार खराब हो जाता है। सोच लीजिए कि अब सोचिए, देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मासिक स्राव के दौरान सेक्स करना उचित है या नहीं। अब इसका तोड़ यहीं से मिलेगा जवाब कि पीरियड्स के दौरान संभोग करना उचित क्यों नहीं है। जब सोच लीजिए कि उस महिला के हाथ से छूने के बाद जब बुआम का पूरा अचार खराब हो सकता है। समझ गए ना? अब बताइए कि यदि पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? और वो नुकसान कितना बड़ा होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। समझ गए? तो ये क्या होता है कि सुन लीजिए, पहले जब पीरियड्स खत्म होता है तो पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत लोगों के घर में ऐसा सुने होंगे कि जैसे ही पीरियड्स खत्म होता है, पीरियड्स खत्म होने के बाद तुरंत बाद यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए तो वो महिला जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो बता देते हैं। वो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब मासिक स्राव की शुरुआत होती है तो गर्भाशय का जो द्वार है ना वो खुल जाता है। आखिर तरल पदार्थ जो अवांछित पदार्थ है, खराब पदार्थ, वह शरीर से बाहर निकलता कैसे है? गर्भाशय से। गर्भाशय में पूरा म्यूकस तैयार हो जाता है। यहाँ पर अंडे निषेचित न होने के अंडे जो है वह निषेचित न होते हैं तब दूसरा बार मासिक स्राव होता है। यहाँ ये भी प्रश्न है कि अंडा यदि निषेचित हो गया तो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, और जब महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी तो प्रेग्नेंट के बाद जो है क्या होता है कि मासिक स्राव 9 महीने तक बंद हो जाता है। यानी जब तक बच्चे जन्म नहीं लेगा, किसी किसी को बच्चे जन्म लेने के कुछ समय बाद बच्चा को स्तनपान जितना दिन तक कराते हैं उतना दिन तक ये मासिक स्राव बंद हो जाता है। और मासिक स्राव जब फिर से शुरू होगा तो फिर अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अंडा बनने की प्रक्रिया, एक अंडा मान लिया जाए कि निषेचित हो करके और यहाँ बच्चा पल रहा है, तो फिर दूसरा अंडा परिपक्व नहीं होगा। तो दूसरा अंडा जब परिपक्व नहीं होगा तो मासिक स्राव नहीं होगा। एकदम क्लियर बात है।
क्योंकि मासिक स्राव की जो प्रक्रिया है वह अंडे बनने की प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है। और जिस महिला में अंडे बनने की प्रक्रिया नहीं होगा उसमें मासिक स्राव नहीं होगा, और जिसमें मासिक स्राव नहीं होगा वह महिला जीवन भर संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। यानी उसको समाज में लोग बांझ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझ कहा जाता है। माने साइंस की भाषा में उसको बांझ नहीं मानता है, उसको बंध्यता कहता है ना। लेकिन अपनी भाषा में लोग गांव घर में उच्चारण करते हैं कि उसकी कोई संतान नहीं है, बांझ है। अब मासिक स्राव देखिए, यहाँ मासिक स्राव खत्म हुआ, 5वें दिन खत्म हो गया। खत्म होने के बाद वो बनना प्रक्रिया शुरू हो गया। अब 15 दिन के बाद यहाँ फिर अंडा आ गया, एक अंडा फिर दूसरा का तैयार, दूसरा अंडा यहाँ आकर के 15 दिन में तैयार हो गया। अब 15 दिन में देख लीजिए जीवन का सबसे कठोर समस्या और सबसे कड़ा डिसीजन, मासिक स्राव समाप्त होने की 15वां दिन, जिस दिन यहाँ अंडा परिपक्व होकर आता है, उस दिन से लेकर के 72 घंटे तक, यानी कहने का मतलब 3 दिन तक कोई भी महिलाएं जो है वह सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहती है, पूर्ण रूप से। लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी को दबाने का पावर और उजागर करने का पावर सबसे ज़्यादा महिलाओं में है। समझ गए? क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी में पुरुष की अपेक्षा लगभग 10 गुना ज़्यादा महिलाओं में एक्टिविटी होती है। समझ गए ना? ये अंडे जब परिपक्व होकर के पहुंचते हैं 15वां से 17वां दिन तक, 15 से 17 दिन तक जो है वह यहाँ पर वेट करता है, किसका? शुक्राणु का। किसका वेट करता है? शुक्राणु का। और यदि शुक्राणु 15वां दिन से 17वां दिन के बीच में मिल गया के मतलब यहाँ निषेचन की क्रिया हो गया, तब जो है कि यह प्रेग्नेंट हो जाएगी। 100% प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है। हाँ, 100%। यदि देखिए, आपको पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, तो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए लोग क्या करते हैं कि दवा का प्रयोग करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए पुरुष लोग कंडोम का प्रयोग करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए महिला लोग जो है बंध्याकरण करा लेती है। जनसंख्या नियंत्रण कराने के लिए बंध्याकरण ऑपरेशन होता है। ना सुने तो बाद में सुनिएगा। ये क्या होता है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें एक बंध्याकरण है, और इसका कुछ नहीं, एक प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि यही है। क्या है प्राकृतिक विधि? कि 15वां से 17वां दिन तक यदि सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग लेने से कोई पुरुष दूर बन करके रह जाता है, तो फिर उसके बाद प्रेग्नेंट होने का चांस जो है वह लगभग ख़त्म हो जाता है। अब गलती से बाई चांस कभी हो गया, नहीं तो ये 15वां दिन से 17वां दिन तक सबसे ज़्यादा उम्मीद रहता है कि कब से 15वां 17वां दिन तक, मासिक स्राव खत्म होने के 15वें से 17वां दिन तक। बात समझ गए ना? यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। एक महीना इधर से तो दूसरा महीना इधर से, तीसरा महीना इधर से तो चौथा महीना इधर से, चौथा महीना इधर से तो 5वां महीना इधर से। यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलते रहती है। स्टॉप कर दीजिए।